हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। और हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं बिहार टीचर वैकेंसी के लिए। जो जूनियर टीचर्स के एग्ज़ाम होता है, यानी 6 to 8 के जो टीचर्स होते हैं उनके लिए जो एग्ज़ाम होता है, उसके लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर दी साइंस एंड मैथ्स टीचर्स। तो यहाँ पे हम लोग आज की वीडियो में कवर करेंगे क्लास 7th की एनसीईआरटी का एक चैप्टर, बट आगे की वीडियोज़ में हम क्लास 6 से लेकर 10th तक की एनसीईआरटीज़ यानी कि साइंस और मैथ्स के एनसीईआरटीज़ को कवर करेंगे। आज के लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की एनसीईआरटी यानी साइंस एनसीईआरटी का एक चैप्टर, विच इज़ चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स में किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है, फोटोसिंथेसिस किस तरीके से होता है, क्या और मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स के अंदर होते हैं, इस सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या है। तो न्यूट्रिशन होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस तरीके से अपने फूड को एक्वायर करता है, फूड को लेता है, उसी को ही न्यूट्रिशन कहा जाता है। न्यूट्रिशन को मेनली हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाता है, जबकि जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है वो ऐसा न्यूट्रिशन होता है जहाँ पर ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होता है अपने फूड के लिए। तो अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो हमें पहले से ही पता है कि प्लांट्स के अंदर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, बट कुछ प्लांट्स इसमें एक्सेप्शंस भी होते हैं जो कि आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो हमें ये तो चीज़ पता है कि कभी हमने ऐसे नहीं देखा कि प्लांट्स जो हैं वो दूसरों से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं। ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो अपना जो न्यूट्रिशन होता है खुद ही बनाते हैं, यानी कि अपने लिए फूड खुद ही बनाते हैं। और प्लांट ये सब काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट की हेल्प से प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं। और जब इस तरीके की कोई प्रोसेस होती है जहाँ पर सनलाइट की हेल्प से कोई अपना फूड खुद बनाता है, तो ऐसे न्यूट्रिशन को नाम दिया जाता है फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है जहाँ पर प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं। इसके लिए प्लांट को कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं और तब जाके प्लांट अपना फूड बना पाते हैं। तो रॉ मटेरियल के लिए प्लांट को चाहिए होती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसके साथ साथ में प्लांट्स के पास एक क्लोरोफिल पिगमेंट भी होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। अब ये क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करता है, सनलाइट को कैप्चर करता है और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्लोरोफिल सनलाइट को कैप्चर करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करता है, जिससे कि कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन लिबरेट होती है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है यही प्लांट का फूड होता है और प्लांट इसको स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करके रखता है। स्टार्च जो है कार्बोहाइड्रेट का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये प्रोसेस होती है। अब जो प्लांट्स होते हैं उनके हर पार्ट में क्लोरोफिल नहीं होता है। प्लांट के कुछ ही पार्ट्स में क्लोरोफिल होता है, जैसे कि प्लांट की लीव्स में क्लोरोफिल होता है, प्लांट के कुछ स्टेम्स में भी क्लोरोफिल होता है। इस तरीके से कुछ पार्ट्स ही होते हैं जहाँ पर क्लोरोफिल होता है। तो जहाँ पर भी क्लोरोफिल होता है वहाँ पर ही ये प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस, जहाँ पर मेनली लीव्स को ही माना जाता है कि लीव्स ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। अब बात आती है कि जो प्लांट है उसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जैसे रॉ मटेरियल मिलते कहाँ से हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को मिलता है एयर से, यानी कि अपने इन्वायरमेंट से, और वाटर और मिनरल्स मिलते हैं रूट के थ्रू, यानी कि जो वाटर और मिनरल हैं वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं और प्लांट की जो रूट्स होते हैं वो सॉइल से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करती हैं और जहाँ उसको पहुँचाना होता है वहाँ पहुँचा देती है। तो प्लांट में एक सिस्टम होता है जिसको वाटर कंडक्शन सिस्टम कहा जा सकता है। तो यहाँ पे वाटर और मिनरल को पूरे प्लांट में कंडक्ट कराया जाता है विद द हेल्प ऑफ जाइलम टिश्यूज़। तो जो जाइलम वेसल्स और जाइलम ट्रैकीड्स होते हैं उनकी हेल्प से क्या होता है, वाटर और मिनरल्स प्लांट में सारी जगह जाते हैं। जबकि अगर हम फूड की बात करें तो फूड का ट्रांसपोर्ट फ्लोएम टिश्यू के थ्रू होता है, जो कि हायर क्लासेस में हमें पढ़ने को मिलता है। क्लास 7th में जाइलम और फ्लोएम का कंसेप्ट नहीं दिया होता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होती है। अब जो प्लांट की लीव्स होती हैं उन प्लांट की लीव्स में स्पेशल पोर्स होते हैं और इन पोर्स के थ्रू ही प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन को एक्सपेल आउट करता है। तो ये जो होल्स होते हैं, जो पोर्स होते हैं, इनको स्टोमेटा कहा जाता है।
स्टोमेटा का स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्टोमेटा के पास 2 किडनी जैसे सेल्स होते हैं जिनको गार्ड सेल्स कहा जाता है। उन गार्ड सेल्स के बीच में स्टोमेटा की ओपनिंग होती है और इस पूरे अपरेटस को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। तो लीव्स में स्टोमेटा देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर प्लांट्स के लोअर सरफेस पे स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू दी अपर सरफेस। और इस तरीके से जो प्लांट हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करते हैं। प्लांट्स के अलावा एल्गी भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसके अलावा कुछ प्रोटोजोआ भी होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करते हैं। इसके बाद अगर हम बाकी ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं और अलग अलग तरीके से अपने फूड को लेते हैं यानी न्यूट्रिशन करते हैं। अब बात आती है कि अगर हमें टेस्ट करना हो कि किसी भी प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो रहा है या नहीं, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर जो प्लांट है उसमें फोटोसिंथेसिस होता है तो डेफिनेटली कि उसके लीव्स में स्टार्च की प्रेजेंस होगी। तो स्टार्च की प्रेजेंस को हमें उसमें टेस्ट करना होगा और स्टार्च की प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसको आयोडीन टेस्ट कहा जाता है। तो हमारी इस बुक में एक एक्सपेरिमेंट भी दिया हुआ है जहाँ पर कि हम 2 प्लांट के पॉट्स लेते हैं जिसमें एक पॉट को हम अंधेरे में रख देते हैं और एक को हम उजाले में रख देते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उनको ऐसे ही 3-4 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद जो सनलाइट में रखा गया था प्लांट उसमें आयोडीन टेस्ट करते हैं उसकी लीफ पर, और जो डार्कनेस में रखा गया था उसकी लीफ पर टेस्ट करते हैं। और उसके बाद जो डार्कनेस में प्लांट रखा गया था उसको सनलाइट में रखते हैं और फिर 3 से 4 घंटे बाद उसमें चेक करते हैं और देखते हैं किसके क्या रिजल्ट्स होंगे। और उसके बेसिस पे हम पता कर पाते हैं कि कौन सी लीफ में स्टार्च है या नहीं। जिसमें स्टार्च होगा उसमें फोटोसिंथेसिस हुआ है। तो जिस प्लांट को हम सनलाइट में रखते हैं उसमें स्टार्च की प्रेजेंस डिटेक्ट होती है, जबकि जो डार्क में था उसमें स्टार्च की प्रेजेंस डिटेक्ट नहीं हो पाती है। जबकि डार्क प्लांट को अगर हम 3 से 4 घंटे के लिए सनलाइट में रखते हैं तो उसमें स्टार्च की प्रेजेंस हम डिटेक्ट कर पाते हैं। तो ये वाली चीज़ होती है। इसके बाद बात आती है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की, कि क्या प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के अलावा भी कोई न्यूट्रिशन कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो कि हेटेरोट्रॉफिक होते हैं और अपने फूड के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। जैसे कि हमारा एक प्लांट होता है कसकटा, जो कि क्या होता है जिसको हम अमरबेल भी कहते हैं। ये जो अमरबेल या कसकटा प्लांट होता है ये एक पैरासिटिक प्लांट होता है और ये दूसरे ट्रीज़ या प्लांट के ऊपर लिपटा हुआ होता है और उसी से अपना न्यूट्रिशन गेन करता है। इसके अलावा कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो कि इंसेक्टिवोरस होते हैं, यानी कि जो इंसेक्ट्स को कैप्चर कर लेते हैं उनसे न्यूट्रिशन गेन करते हैं। तो इस तरीके के ये होता है, यानी कार्निवोरस होते हैं। तो ये जो प्लांट्स होते हैं इनके एग्जाम्पल है, जैसे कि एक पिचर प्लांट हो गया हमारा। पिचर प्लांट का एक बहुत अच्छा सा डायग्राम भी यहाँ पे दिखा रखा है। तो ये जो पिचर प्लांट होता है ये बिल्कुल जग शेप की इसकी लीफ होती है, मतलब इसकी लीफ जग शेप में मॉडिफाई हो जाती हैं और इस जग शेप के ऊपर ही एक लिड जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें एक बहुत अच्छी स्मेल होती है और इंसेक्ट उस स्मेल से अट्रैक्ट होता है, उसको लगता है कि यहाँ पे नेक्टर है और फिर वो इंसेक्ट जैसे यहाँ पे आता है तो वो इस जग शेप वाली लीफ में गिर जाता है और अंदर यहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेते हैं। और वो इंसेक्ट बाहर इसलिए नहीं निकल पाता क्योंकि उसके गिरते ही लिड ऊपर से बंद हो जाती है और इंसेक्ट कैद हो जाता है और यहाँ पे उसको डाइजेस्टिव जूसेस डाइजेस्ट कर लेते हैं और इस तरीके से पिचर प्लांट अपना न्यूट्रिशन लेता है। इसके अलावा वीनस फ्लाई ट्रैप भी एक इसका एग्जाम्पल है इंसेक्टिवोरस प्लांट का। तो ये बात हुई प्लांट्स की। अब कुछ और ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि प्लांट्स तो नहीं हैं बट हम उन मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में उनके बात कर सकते हैं। जैसे कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं, जैसे कि मशरूम्स जो हम खाते हैं, हम देखते हैं वो बिल्कुल एक अम्ब्रेला जैसे लगते हैं, वो सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं क्योंकि वो डेड एंड डिके सब्सटेंसेस से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। एनिमल किंगडम में भी ऐसे बहुत सारे हैं जो कि डेड एंड डिके चीज़ों पर फीड करते हैं, जैसे कि वल्चर हो गया। तो सेप्रोफाइट्स वही होते हैं जो डेड एंड डिके सब्सटेंसेस से अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। जैसे आपको पता ही है कि अगर हम कोई चीज़ खाने वाली बाहर छोड़ देते हैं, जैसे कि ब्रेड या रोटी बाहर छोड़ देते हैं या सब्ज़ी बाहर छोड़ देते हैं, तो उसमें थोड़े दिनों में फूई लग जाती है, यानी फंगस लग जाता है, क्योंकि फंगस का काम ही यही है कि वो सड़ी हुई चीज़ों पे ग्रो करके अपना न्यूट्रिशन गेन करता है। तो इस तरीके से फंगस एग्जाम्पल है सेप्रोट्रॉफ्स का। तो यहाँ पे यही चीज़ें हमें बताई हुई हैं।
इसके बाद बात आती है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स सॉइल में से यूज़ हो जाते हैं वो सॉइल में वापस किस तरीके से आते हैं। जैसे कि हमें पता ही है कि जब कोई भी प्लांट सॉइल में ग्रो करता है तो वहाँ से न्यूट्रिएंट्स को गेन करता है और उन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है सॉइल में, और इसीलिए जब हम कोई फसल लगाते हैं तो उन न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो इसलिए वहाँ पर फर्टिलाइज़र्स को ऐड किया जाता है। फर्टिलाइज़र्स में मेनली 3 एलिमेंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस, यानी NPK फर्टिलाइजर्स होते हैं, और इनकी हेल्प से ही जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो दोबारा से आ पाते हैं। बट फर्टिलाइज़र इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। तो और क्या तरीके होते हैं जिनसे कि प्लांट्स या फिर हम कहें कि सॉइल जो है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स का रिप्लेनिशमेंट होता है। तो जैसे कि हमें पता है कि नाइट्रोजन तो हमारे एयर में भी बहुत ज़्यादा है, फिर सॉइल में नाइट्रोजन की कमी क्यों हो जाती है? इसका रीज़न ये है कि जो प्लांट्स हैं वो इन्वायरमेंट्स यानी एयर से नाइट्रोजन नहीं ले सकते, उनको एक सॉल्युबल फॉर्म में नाइट्रोजन चाहिए, तो उसके लिए सॉइल में उस फॉर्म में अवेलेबल करवाना पड़ेगा। तो इसमें हमारी हेल्प करते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है राइजोबियम। तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो लेग्यूमिनस प्लांट्स यानी जो दालों के पौधे होते हैं उनके प्लांट्स के रूट्स में पाया जाता है, और ये रूट्स में रहता है, और यहाँ पर ये क्या करता है, इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन को लेता है, उसको फिक्स करता है और प्लांट्स को अवेलेबल कराता है ताकि प्लांट्स उसको यूज़ कर सकें। उसके बदले में प्लांट से इसको शेल्टर और फूड और मिनरल्स मिलते हैं। तो इस तरीके का ये जो एसोसिएशन होता है जहाँ पर 2 ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और एक दूसरे का फ़ायदा करते हैं और अपना भी फ़ायदा होता है, ऐसे रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस कहा जाता है। सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में 2 पार्टनर होते हैं जो कि अपना फ़ायदा भी देखते हैं और दूसरे का फ़ायदा भी करते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल है लाइकेंस, जहाँ पर फंजाई और एल्गी एक साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। एल्गी फूड प्रोवाइड करता है और फंगस वाटर एंड मिनरल्स एंड शेल्टर प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके की बात होती है और इस तरीके से जो चैप्टर है वो हो जाता है ख़त्म। अगली वीडियो में हम और चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।